तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 16 कर्णवेधन बंध विधि। तो कर्णपाली से रिलेटेड हमें जो है 3 चीज़ें देखनी है, RUB यानी कि कर्णपाली के रोग वो कितने होते हैं 5, कर्णपाली के उपद्रव वो कितने होते हैं 10 और कर्णपाली के जो बंधन की जो विधियाँ हैं वो कितनी हैं 15। तो RUB 5, 10 और 15। अब हमें देखना है कि ये कर्णवेधन हम करते क्यों हैं बालकों का। तो रक्षा भूषण निमित्तम, तो रक्षा और भूषण के लिए हम बच्चों का कर्णवेधन करते हैं। कब करते हैं? षष्ठे सप्तमे शुक्ल पक्षे, तो छठे मास में, 7वें मास में और शुक्ल पक्ष में। उसके बाद है किससे करते हैं हम? जो दक्षिण हाथ है उससे देवकृत छिद्र में सीधा वेदन करते हैं। अगर उसका कर्ण जो है वो पतला है, प्रत्यनुकम, तो सूची से करते हैं। अगर उसका कान मोटा है, बहलम आर्या, तो आरा से करते हैं। अगर कान मोटा है तो आरा से हम वेदन करते हैं। तो बच्चे जो हैं उनका पहले दक्षिण कान और जो बच्ची है उसका पहले वाम कर्ण में वेदन करते हैं। उसके बाद है अगर देवकृत छिद्र जो है वहाँ पे वेदन नहीं हुआ और सिराओं में जाके जो है वेदन कर दिया, तो कौन कौन सी सिरा में अगर हुआ? कालिका, मर्मरिका और लोहितिका में। अगर इनमें जो है वेदन कर दिया तो उससे क्या क्या उपद्रव होंगे वो हम देखेंगे। अगर कालिका में वेदन कर दिया तो उसमें क्या है? जदाश्वे यानी कि ज्वर, दाहा, शोथ और वेदना, ये हमें देखने को मिलेगा। अगर मर्मरिका जो सिरा है उसमें वेदन कर दिया गलती से तो उसमें क्या उपद्रव मिलेगा? गा वे जा यानी कि ग्रंथि, वेदना और ज्वर। और अगर लोहितिका में जो है सिरावेद हमने कर दिया तो उसमें क्या उपद्रव मिलेगा? मास्क यानी कि मन्यास्तंभ, अपतानक, शिरोग्रह और कर्णशूल, ये हमें उपद्रव देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है अगर कर्णवेधन उसका ठीक से हो गया तो उसके बाद क्या करना है? कच्चे तेल से जो है व्रण का परिसेचन करना है और 3 दिन के अंतर में क्या करना है? जो रुई की वर्ती उत्तरोत्तर मोटी प्रविष्ट करके आम तेल से सिंचन करना है। यानी कि पहले दिन थोड़ी मोटी, अगले दिन थोड़ी और मोटी, ऐसे करके धीरे धीरे जो है मोटी मोटी जो है वर्ती उसके कान में प्रवेश करके और आम तेल से उसके कान का सिंचन करना है। उसके बाद है कि 15 जो विधियां हैं कर्ण संधान की, 15 विधि हम देखेंगे। उसमें से 10 जो हैं वो साध्य हैं और 5 जो हैं असाध्य। अब असाध्य कौन सी हैं? इसकी ट्रिक है स, ही, य, व, क, यानी कि संक्षिप्त, ही से हीन कर्ण, य से यष्टि कर्ण, व से वल्ली कर्ण और क से काकोष्ठक। तो स, ही, य, व, क, ये 5 क्या हैं? असाध्य कर्ण संधान विधि। उसके बाद है हम इनको देखेंगे जो ये 10 साध्य हैं। सबसे पहले है नेमी संधानक। अब इसमें क्या है? अब जैसे ये नॉर्मल कान हमारा होता है ऐसे, और अगर इसमें छेद हो गया ये 2, तो ऐसे 2 में 2 पाली जो बन गया है उसके लिए बताया है। तो कैसी पाली है? अगर पृथु है, आयत है और सम है तो उसमें हम कैसी विधि यूज़ करेंगे संधान के लिए? तो नेमी संधानक। और अगर जो ये पालियाँ हैं, ये वृत्त है, आयत है, सम है, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे? उत्पल भेदक। तो नेमी संधानक क्या हो गया? PAS यानी कि पृथु, आयत और सम अगर जो उसकी पाली है तो उसमें हम यूज़ करेंगे। उसके बाद उत्पल भेदक जो है इसमें क्या है? वास, VAS यानी कि वृत्त, आयत और सम अगर पाली है तो उसमें उत्पल भेदक यूज़ करेंगे। फिर तीसरा है हमारा वल्लूरक। वल्लूरक में क्या है? ह, व, स, यानी कि अगर वो पाली हस्व है, वृत्त है और सम है तो उसमें क्या यूज़ करेंगे हम? वल्लूरक जो संधान विधि है वो यूज़ करनी है। फिर आसंगिम देखते हैं। इसमें क्या है? AD यानी कि आभ्यंतर अगर दीर्घ पाली है, जो अंदर वाली पाली है वो लंबी है, बाहर वाली छोटी है, तो उसमें कौन सी संधान विधि यूज़ करनी है? आसंगिम। और अगर गंडकर्ण विधि कब यूज़ करेंगे? BD यानी कि बाह्य जो है दीर्घ पाली है BD, तो उसमें हम गंडकर्ण विधि यूज़ करेंगे। फिर है आहार्य। आहार्य कब यूज़ करना है? अपाली उभयतो, अगर दोनों ही जो पाली हैं वो है ही नहीं तो उसमें आहार्य विधि यूज़ करनी है। फिर है निर्वेधिम। निर्वेधिम कब करते हैं? अगर दोनों कर्णपाली जो है मूल से छिन्न हो गई है तो जो पुत्रिका का जो बचा हुआ भाग है ना उसका आश्रय लेके हमें बंधन बांधना है, तो वो है निर्वेदिम, क्षीण पुत्रिका आश्रितो।
फिर है व्यायोजिम। व्यायोजिम कब विधि यूज़ करनी है? अगर वो दोनों पाली जो हैं वो स्थूल हैं, अणु है, छोटी हैं, मोटी हैं, सम है, विषम है, तो उसमें हम व्यायोजिम जो है संधान की विधि यूज़ करेंगे। उसके बाद ये तो होगी हमने जो साध्य विधियाँ पढ़ी, तो हम इसको कैसे याद करेंगे? देखो, नेमी संधानक में क्या है? PAS यानी कि पृथु, आयत और सम। उत्पल भेदक में वास यानी कि वृत्त, आयत और सम। वल्लूरक में हवस यानी कि हस्व, वृत्त और सम। आसंगिम में क्या है? AD यानी कि आभ्यंतर दीर्घपाली। गंडकर्ण में क्या है? BD यानी कि बाह्य दीर्घपाली। कपाट संधिक में क्या है? AD प्लस अल्प। अगर आभ्यंतर जो पाली है वो दीर्घ है प्लस अल्प भी है, तो वो कौन सी विधि यूज़ करेंगे? कपाट संधिक। और अर्ध कपाट संधिक में क्या है? BD प्लस अल्प। अगर बाह्य पाली दीर्घ है और अल्प है तो उसमें हम अर्ध कपाट संधिक यूज़ करेंगे। फिर हम देखते हैं ये जो 5 असाध्य वाले हैं ये क्या क्या है। तो इसमें है पहले संक्षिप्त। तो संक्षिप्त कहाँ यूज़ करते हैं? अगर शुष्क, शष्कुली, उत्सन्न पाली, अल्प पाली, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे? संक्षिप्त। हम इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जैसे जो संक्षिप्त है जो पहले ही से जुड़ा हुआ है तो उसमें क्या है? शुष्क, शुष्क, तो इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो शुष्क, शष्कुली, इसमें क्या है? संक्षिप्त हम बंधन विधि यूज़ करेंगे। फिर है अन अधिष्ठान क्षीण मासो, ये कहाँ इसमें क्या यूज़ करेंगे? हीन कर्ण यानी कि जो पहले ही हीन है उसमें कैसे यूज़ करेंगे? क्षीण मास। अन अधिष्ठान है तो हीन कर्ण हम विधि यूज़ करेंगे। फिर है वल्ली कर्ण, ये विधि कब यूज़ करनी है? अगर जो कर्ण की पाली है वो तनु है, विषम है, अल्प है, तो वल्ली कर्ण हम यूज़ करेंगे। इसको कैसे हम याद रख सकते हैं कि बल्ले बल्ले किसकी हुई? तन्नु की, तो तन्नु, विषम, वल्ली कर्ण। फिर है यष्टिकर्ण, इसमें ये कब यूज़ करेंगे? अगर ग्रथित मांस, स्तब्ध सिरा, संतत, सूक्ष्म पाली है तब। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो यीस्ट है, यीस्ट कब लगता है? अगर ग्रथित मांस है, स्तब्ध सिरा है तो उसमें यीस्ट है। तो यष्टिकर्ण कहाँ यूज़ करना है? अगर ग्रथित मांस, स्तब्ध सिरा है तब। फिर है काकोष्ठक यानी कि निर्मास संक्षिप्त अल्प शोणित पाली, तो वहाँ क्या यूज़ करते हैं? काकोष्ठक बंधन विधि। तो अब इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि कौआ है जैसे, तो उसमें क्या है? निर्मास, मास नहीं होता। अल्प शोणित होता है, तो ऐसे हम रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो ये 5 असाध्य वाले। उसके बाद क्या है? अगर किसी मनुष्य की पाली ही नहीं है तो उसके लिए क्या करना है? जो गंड प्रदेश यानी कपोल स्थल है वहाँ से कुछ मांस हमें लेके उसकी कर्णपाली बनानी है। फिर खाने के लिए कैसे देना है हमें? जो लघु भुक्तवंतुम आप्तो, तो जो लघु भोजन हमें उसको रोगी को देना है और हमें देखना है कि उसका जो रक्त है उसमें कौन सा दोष प्रकोपित है। अगर उसका रक्त जो है वायु से दूषित है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कांजी और गर्म जल से जो है उसके कान का प्रक्षालन करेंगे, यानी कि धोएंगे कांजी और गर्म जल से। और अगर उसका जो रक्त है वो पित्त से दूषित है तो ठंडे पानी और दुग्ध से हम कर्ण प्रक्षालन करते हैं। फिर अगर कफ से दूषित उसका रक्त है तो उसके लिए क्या करना है? सूरामंड और गर्म जल से कान को धोना है और उसके बाद जो अपना संधि बंधन हमें करना है, संधान करना है। तो इसके और कर्ण संधान के लिए अब वर्जित क्या क्या चीज़ें हैं? जैसे किसी के साथ विघटन, दिन में सोना, व्यायाम, ज़्यादा भोजन करना, स्त्री संभोग, अग्नि और सूर्य का ताप और अधिक जो है भाषण, ये हमें नहीं करना, ये वर्जित है। उसके बाद क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है अगर अशुद्ध रक्त है, कम रक्त निकल रहा है या बहुत रक्त निकल रहा है तो उसमें हम संधान नहीं करते हैं। फिर अगर वात दुष्ट है और उसमें संधान हमने कर दिया तो इसमें क्या है? परिपोट रोग हो जाएगा। और अगर पित्त से दूषित रक्त में हमने संधान किया तो उसमें क्या देखने को मिलेंगे? उपद्रव, दहा, पाक, राग और वेदना। अगर कफ से दूषित रक्त है उसमें कर दिया तो उसमें क्या मिलेगा? स्तब्धता और खुजली मिलेगी। और अगर वहाँ पे अति रक्त की प्रवृत्ति, ज़्यादा ही रक्त निकल रहा था, अति रक्त की प्रवृत्ति की अवस्था में अगर ज़्यादा रक्त निकल रहा है और उसमें हमने संधान किया तो वो स्थान कैसा हो जाएगा? काला या नीला या शोथयुक्त वो स्थान ऐसा हो जाएगा। रक्त की क्षीण अवस्था में संधान करने से मांस कम रहने के कारण संधान करने पर भी उसकी वृद्धि नहीं होगी।
उसके बाद क्या करना है, आम तेल त्रिरात्रम परिसेचयेत, यानी कि 3 दिन तक आम तेल का परिषेक, आम तेल से हमें उसका कान को धोना है, परिषेक करना है। और त्रिरात्रात पीचू परिवर्तित, यानी कि हर तीसरे दिन जो है पीचू चेंज करना है हमें। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये कान उक्त प्रकार से अगर स्वेदन, स्नेहन और उद्वर्तन अभ्यंग करने से अगर नहीं बढ़ते हैं तो उसके लिए क्या करना है, अपांग प्रदेश में प्रच्छान करना चाहिए। अब जो ये आप देख रहे हो, ये आँख के अंदर वाला जो हिस्सा है जो नाक के पास है, इसको बोलते हैं हम कनीनक संधि। और जो आँख का आउटर कॉर्नर यानी कि आउटर कैंथस, जो आईब्रो जहाँ एंड हो रही है वहाँ, उसको क्या बोलते हैं, अपांग प्रदेश। तो अगर इन सब चीज़ों से भी ये ठीक नहीं होता है, कर्ण जो है वो नहीं बढ़ता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपांग प्रदेश में प्रच्छान कर्म करना है। ठीक है। उसके बाद अगर कर्णपाली का संधान करने के बाद भी सहसा बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए तो पाली क्या है, आम होने से शीघ्र ही श्रोतयुक्त होकर वहाँ से गिर जाएगी। अगर कर्णपाली का हमने संधान कर दिया उसके बाद भी हम अचानक उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या है, वो पाली आम है, अभी अभी लगाई है हमने, तो उससे क्या है, उसमें शोथ हो जाएगा और वो गिर जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे उपद्रव। अब उपद्रव जो है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इस कितने उपद्रव होते हैं कर्णपाली के, 10 होते हैं। कौन कौन से, उत्पाटक, उत्पुटक, श्याव, कंडुयुत, अवमंथ, सैकंडुको, ग्रंथि, जम्बुल, स्त्रावी और दाहवान। तो ये 10 हमें नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना है कि 10 उपद्रव होते हैं। फिर अगर उपद्रव के साथ व्रण भी हो गया तो उसमें हमें क्या यूज़ करना है, वक्ष्यमाण तेल का यूज़ करना है। ये हमने देखा कि कर्ण संधान कैसे करना है। अब नासा संधान हम देखेंगे। रोग के द्वारा या किसी शत्रु के द्वारा अगर नासिका कट गई है तो उसको जोड़ने की विधि का वर्णन किया है। छिन्न नासिका के बराबर, जितनी नासिका अगर कटी है तो उतना क्या लेना है, हमें वृक्ष का पत्ता लेना है। फिर उसके बराबर ही कपोल से क्या लेना है, चर्मयुक्त मांस काट के, और जो कटे हुए नाक के अगर भाग है वहाँ का विलेखन करके वो मांस वहाँ लगाना है और सुई से सीवन कर्म करना है और बंधन शीघ्रता से जोड़ देना है। तो हमने क्या किया है कि अगर उसकी नासिका का जो भाग कट गया है तो उसका वृक्ष का एक पत्ता उस कटे हुए भाग के जितना लेना है और कपोल भी उतना ही लेना है जितना वृक्ष का पत्ता लिया, तो वहाँ मतलब कपोल से उतना ही मांस लेना है। और उस मांस को क्या है, नाक के अग्रभाग में रख के वहाँ से जोड़ दिया, सुई से क्या है, सीवन कर्म करना है। उसके बाद जो नासा के रंध्र हैं उनमें 2 एरंड नाल हमें डालने हैं ताकि जो नासा है वो थोड़ी ऊंची उठाए। तो दोनों नोस्ट्रिल्स यानी कि दोनों नोस्ट्रिल्स में क्या करना है, 2 एरंड नाल हमें प्रवेश करके नासा को ऊंची उठाना है। उसके बाद क्या करना है, फिर लाल चंदन, मुलैठी और रसोंत का जो है महीन चूर्ण वहाँ पे छिड़कना है। फिर श्वेत पिचू से ढककर तिल के तेल के बराबर सेचन करते रहना है। पूर्व भोजन के ठीक जीर्ण होने के बाद क्या करना है, घृतपान, और स्निग्ध घृतपान होने के बाद मतलब क्या करना है, विरेचन कर्म। तो यहाँ पे पहले हमने वृक्ष का जो पत्ता लिया है, कटे हुए नाक के जितना वृक्ष का पत्ता लिया उसके बराबर ही कपोल से हमने चर्म का मांस लिया। फिर वो मांस हमने नाक पे रख के और सीवन कर्म कर दिया। उसके बाद ये महीन चूर्ण छिड़कना, लाल चंदन, मुलैठी और रसोत का। फिर जो है रोगी को घृतपान कराना है। घृतपान जब सम्यक हो जाए उसके बाद हमें विरेचन कराना है। ये है नासा संधान विधि। फिर हम देखने ओष्ठ की संधान विधि कैसे है। ये सेम है नासा वाले से, लेकिन इसमें बस इतना डिफरेंस है कि जो एरंड नाल का हमने यूज़ किया था, दोनों नोस्ट्रिल्स में एरंड नाल रखी थी, वो यहाँ ओष्ठ के लिए हम एरंड नाल यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सारा सेम है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ।